हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल कालीन भारत। आज हम डिस्कस करेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके अलावा मुगल कालीन प्रशासन भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के कुछ राजपूत राजा हैं जिन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर की बात करें तो इसका जो शासनकाल प्रारंभ होता है वो होता है 1605 में। 1605 से लेकर के 1627 तक इसका संपूर्ण शासनकाल होता है। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु होती है। अकबर की मृत्यु के पश्चात इसका राज्याभिषेक किया जाता है और जहांगीर का जो मूल नाम होता है वो सलीम होता है। जहांगीर का मूल नाम सलीम होता है, जिसे अकबर बड़े प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। शेखू बाबा के नाम से क्यों? क्योंकि अकबर के शासनकाल में शेख सलीम चिश्ती का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो उनके नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जिसे शेखू बाबा कहते थे। और इसके अलावा अकबर के द्वारा अपने पुत्र जहांगीर को अपने शासनकाल में 12,000 का मनसब भी दिया था। अपने पुत्र अपने उत्तराधिकारी को 12,000 का मनसब प्रदान किया। और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का जो राज्याभिषेक था वो आगरा के किले में किया गया था। जहांगीर का जो राज्याभिषेक था वो आगरा के किले में किया गया था और आगरा के किले में राज्याभिषेक के दौरान ही इसने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से ये दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। इसका मूल नाम तो सलीम था, लेकिन नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से ये मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। इसका ये अगर हम बात करें तो ये इसकी एक प्रकार से उपाधि मानी जाती है। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में गुरु अर्जुन देव का वध करवाया था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में गुरु अर्जुन देव का वध करवा दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जहांगीर के विरोध में थे। और जहांगीर ने 1611 ईस्वी में एक विधवा स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम था मेहरुनिसा। एक विधवा स्त्री थी। 1611 में इसके साथ जहांगीर ने विवाह किया और जिसे जहांगीर ने इसे नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने इसे नूरजहां और बादशाह बेगम नूरजहां और बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में 1611 के अंदर इसने विवाह किया था मेरुनिसा के साथ। और इसके शासनकाल में दो ब्रिटिश अधिकारी भारत में आए थे। एक तो था कैप्टन हॉकिंस और दूसरा था टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस और दूसरा था टॉमस रो। ये दो ब्रिटिश व्यक्ति जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। और जहांगीर की जो मृत्यु है वो 1627 के अंदर हो जाती है। 1627 में इसकी मृत्यु के बाद अगला जो मुगल शासक बनता है वो जहांगीर का पुत्र, उसका उत्तराधिकारी शाहजहां बनता है। शाहजहां का जो मूल नाम होता है, जो वास्तविक नाम होता है वो खुर्रम होता है। दोबारा से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 में प्रारंभ होता है और इसका मूल नाम सलीम होता है। अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहते थे। जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो सलीम ने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से उपाधि ग्रहण करके दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। और अकबर के शासनकाल में जहांगीर को 12,000 का मनसब प्राप्त था। मनसब मैंने आपको बताया था कि मनसब की जो शुरुआत थी वो अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये जो मनसब था वो जात और स्वार में बंटा होता था। जात का मतलब होता था पैदल सैनिक और स्वार का मतलब होता था यहाँ पे चाहे वो घुड़सवार है या फिर हाथी सवार, मतलब जो गज पर सवार है। इसके अलावा जहांगीर का जो राज्याभिषेक था वो आगरा के किले में किया गया था
और इसने अपने शासनकाल में गुरु अर्जुन देव का वध करवा दिया था। और 1611 में जहांगीर ने एक विधवा स्त्री मेरुनिसा से विवाह किया था, जिसे नूरजहां और बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। और इसके अलावा इसके शासनकाल में दो ब्रिटिश अधिकारी भारत आए थे, पहला हॉकिंस और दूसरा टॉमसरो, दोनों इसके शासनकाल में भारत आए थे। और 1627 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद अगला जो राजा बना था, दिल्ली सल्तनत का जो सम्राट बना था, वो शाहजहां बना था 1628 में। और शाहजहां का जो मूल नाम होता है, वास्तविक नाम जो होता है, वो खुर्रम होता है। 1628 के अंदर ये राज्याभिषेक के दौरान शाहजहां की उपाधि ग्रहण करता है। और इसका जो राज्याभिषेक है वो आगरा के किले में ही होता है, जहां जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां के शासनकाल में खान जहां लोदी और जुझार सिंह के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। खान जहां लोदी और जुझार सिंह, इन दोनों के द्वारा इसके शासनकाल में विद्रोह किया गया था। और इसके साथ साथ इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित करके बीजापुर को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। आदिल शाह इसको अपने साम्राज्य में शामिल किया था इसने। और 1632 के अंदर इसने पुर्तगालियों को पराजित किया था। शाहजहां की अगर हम बात करें तो इसने 1632 में पुर्तगालियों को पराजित करके हुगली पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों को इसने पराजित किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसने अपने शासनकाल में 1652 में अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। शाहजहां ने 1652 में अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था, यानी कि दक्कन का अधिकारी घोषित कर दिया गया था। संपूर्ण जो दक्कन था वो किसके अधीन हो गया, वो औरंगजेब के अधीन हो गया था। और औरंगजेब के द्वारा 1658 के अंदर इन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया। शाहजहां को बंदी बना लिया गया था 1658 के अंदर। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किसका अधिकार हो गया था, औरंगजेब के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। और 1666 के अंदर सम्राट मुगल बादशाह की मृत्यु हो जाती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो शाहजहां था, इसका जो शासनकाल था वो 1628 में प्रारंभ हुआ था। और इसने शासन बनते ही इसके शासनकाल में विद्रोह प्रारंभ हो गया था, जिसमें खान जहां लोदी और जुझार सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था। 1632 के अंदर इसने पुर्तगालियों को पराजित किया। और इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित करके बीजापुर को अपने साम्राज्य में शामिल किया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसने अपने शासनकाल में 1652 में औरंगजेब को पराजित करके औरंगजेब अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा औरंगजेब ने 1658 के अंदर शाहजहां को बंदी बना लिया आगरा के किले के अंदर। और 1666 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और 1658 से नए मुगल बादशाह जो बनते हैं वो बनते हैं औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 में प्रारंभ होता है और 1707 तक चलता है। औरंगजेब की अगर हम बात करें तो ये अपने पिता की शाहजहां की गद्दी को प्राप्त करने के लिए ये अपने भाइयों की हत्या करके मुगल सल्तनत की गद्दी को प्राप्त करता है। वैसे देखा जाए कि शाहजहां के चार पुत्र थे। शाहजहां के चार पुत्र थे, जिसमें दारा शिको, इसके अलावा मुराद, शुजा और चौथा आ जाएगा इसमें औरंगजेब। औरंगजेब ने इन तीनों की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था, मुगल सल्तनत का ये सम्राट बना था। और इसने जब दारा के साथ संघर्ष किया था, इसका दारा के साथ संघर्ष हुआ था, वो हुआ था धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में दारा शिको पराजित हुआ था और उसे
मृत्यु दंड दे दिया गया था और जो दिल्ली थी और जो मुगल सल्तनत थी उस पर औरंगजेब ने पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। औरंगजेब के द्वारा अपने शासनकाल में असम, कूच, बिहार इन राज्यों पर अधिकार कर लिया। इसने इन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके अलावा इसके अंदर रंगपुर आ जाएगा। ये वो क्षेत्र थे जिन पर औरंगजेब के द्वारा अधिकार कर लिया गया और अपने राज्य में से शामिल कर लिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि औरंगजेब ने 1665 के अंदर पुरंदर की संधि की थी। वैसे ये जो पुरंदर की संधि है औरंगजेब के साथ नहीं होती है, औरंगजेब की तरफ से जयसिंह औरंगजेब की तरफ से जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है। यह संधि किन किन के बीच में हुई 1665 के अंदर? पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है। इस संधि के द्वारा शिवाजी जो है 23 किले मुगलों को सौंप देता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और साथ में अपने पुत्र को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनवाता है। मुगल दरबार में इन्हें अपने पुत्र को 5000 का मनसबदार बनाता है। और इसके अलावा औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण का यानी कि दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। जयसिंह को औरंगजेब ने दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार शिवाजी ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था, उसी तरह औरंगजेब ने भी जयसिंह को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो औरंगजेब था इसका जो शासनकाल था वो 1658 में प्रारंभ होता है और यह दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत की गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों दारा, मुराद और शुजा की हत्या कर देता है, जिसके अंदर धर्मत का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है जो दारा और औरंगजेब के बीच में होता है। औरंगजेब इस युद्ध में विजयी हो जाता है। और इसके अलावा औरंगजेब असम, कूच, बिहार और रंगपुर क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, उन्हें अपने राज्य में शामिल कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो औरंगजेब की तरफ से जो जयसिंह होता है वो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करता है 1665 के अंदर। और जो इस पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी 23 किले मुगलों को सौंप देता है और साथ में अपने पुत्र को 5000 मनसबदार बनाता है मुगल दरबार के अंदर। और इसके अलावा जो औरंगजेब है वो जयसिंह को दक्कन का वायसराय नियुक्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर कि औरंगजेब के द्वारा 1666 के अंदर औरंगजेब के द्वारा 1666 में एक मुगल दरबार लगाया गया था और इस मुगल दरबार में शिवाजी शामिल होता है, लेकिन शिवाजी के साथ उच्च श्रेणी के सरदारों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता और शिवाजी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिसके पश्चात शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है। शिवाजी को इस दरबार में बंदी बना लिया जाता है और 1669 के अंदर और 1669 के अंदर 69 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। औरंगजेब ने 1669 में हिंदू मंदिर तुड़वाने का आदेश दे दिया और इसके साथ साथ इसने 1678 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। ध्यान से सन को याद में रखना है आपने, मैं क्रम से लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक आधा आगे पीछे हो सकता है। 1669 में हिंदू मंदिर तुड़वाए, 1678 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया और 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। आपको पता है कि 1564 के अंदर 1564 में जो जजिया कर था वो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। जजिया कर 1564 में समाप्त किया था अकबर ने और एक बार फिर से मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा 1679 के अंदर 679 में पुनः एक बार फिर से जजिया कर लगा दिया गया था। और इसके अलावा इसके शासनकाल में 1686 में औरंगजेब के द्वारा बीजापुर पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया और अपने शासनकाल में इसने जरोखा दर्शन और
संगीत प्रथा पर रोक लगा दी। इन दोनों प्रथाओं पर औरंगजेब के द्वारा रोक लगा दी गई। संगीत तो आपको पता ही होगा, गाने बजाने से है, संगीत से है। ये जो दरोखा दर्शन था कि सम्राट के द्वारा, बादशाह के द्वारा एक खिड़की से सुबह के टाइम अपनी जनता को, अपनी प्रजा को अपने दर्शन देना, वो जरोखा दर्शन कहलाता था। ओके, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है कि औरंगजेब के द्वारा अपने शासनकाल में इसने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। हमने पीछे पढ़ा था जहांगीर के द्वारा तो अर्जुन देव को दंड दिया गया था, और औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु थे तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया था। और इसके अलावा औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में प्रारंभ होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है बहादुर शाह। वो बनता है बहादुर शाह। बहादुर शाह का जो मूल नाम होता है वो होता है मुअज्जम। बहादुर शाह का मूल नाम क्या होता है? मुअज्जम होता है। ये 1707 में दिल्ली सल्तनत का, मुगल सल्तनत का राजा बनता है और 1711 तक इसका शासनकाल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शाहजहाँ जो बहादुर शाह है, मुगल सम्राट शहंशाह जो बहादुर शाह है, इसके शासनकाल में 1711 में एक शिष्टमंडल आता है सूरत से, ब्रिटिश शिष्टमंडल होता है। और इसी शिष्टमंडल का मतलब एक समूह आता है जिसके अंदर एक महिला भी होती है। उस समूह के अंदर, उस शिष्टमंडल में एक महिला भी होती है जिसका नाम है डोना जूलियाना, डोना जूलियाना डायस। ये वो महिला थी जिसका सर्वाधिक प्रभाव बादशाह बहादुर शाह पर था, जिसे खातूम खातूम बीबी की उपाधि प्रदान की गई थी। बहादुर शाह के द्वारा इसे, जुलियाना डायस को खातूम बीबी की उपाधि प्रदान की गई थी। और 1712 के अंदर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और 1712 से लेकर के 1757 तक का जो मुगल सल्तनत का काल होता है, ये षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बन जाता है। ये जो काल है वो षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बन जाता है कि हर कोई व्यक्ति दिल्ली सल्तनत की गद्दी को जीतने के लिए किसी न किसी राजा की हत्या करने का प्रयास करता है। तो ये था हमारे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित जो हमारा टॉपिक था वो सारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मुगल कालीन प्रशासन की। बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल कालीन प्रशासन। कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ थोड़ा बहुत ही है। आपके राजस्थान जो कक्षा 10वीं के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो मुगल कालीन प्रशासन बहुत लंबा चौड़ा है। इतना लंबा चौड़ा है कि कम से कम ये मान के चलो कि जितना आपका सेकंड लेसन है ना, उतना आपको मुगल कालीन प्रशासन मिल जाएगा। अब हम मुगल कालीन प्रशासन की बात करते हैं तो ये जो प्रशासन था ना, वो भारतीय शैली और विदेशी दोनों का मिश्रण था। भारतीय और विदेशी दोनों शैलियों का ये मिश्रण था। और इसके अलावा मुगल सल्तनत में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो सम्राट होता था, बादशाह होता था। सम्राट के बाद का जो सबसे बड़ा पद होता था वो वजीर का होता था। ध्यान से देखना कि मुगल काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? सम्राट का होता था। और सम्राट के बाद सबसे बड़ा पद किसका होता था? वजीर का होता था। ये जो वजीर था इसका जो कार्यालय था वो वकील ए मुतलक था। वजीर का कार्यालय क्या था? वकील ए मुतलक। वजीर का कार्यालय क्या था यहाँ पे? वकील ए मुतलक था। इसके अलावा कि जो मुगल कालीन जो प्रशासन था इसके अंदर एक वित्त विभाग था जिसका प्रमुख था, वित्त विभाग का जो प्रमुख था वो था सद्र मीरे समा। सद्र मीरे सिमा ये वित्त विभाग का प्रमुख था। देखो, वकील ए मुतलक, सद्र मीरे समा, ये सारे किसके हिस्से हैं? सारे किसके भाग हैं? ये मुगल कालीन प्रशासन के हैं जो मुगल कालीन व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मुगल कालीन जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बंटा हुआ था। देखो, सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया साम्राज्य
प्रांतों में बंटा हुआ था, और जो प्रांत थे वो सूबों में बंटे हुए थे। जो प्रांत थे वो सूबों में बंटे हुए थे। जैसे हमारा भारत है वो राज्यों में बंटा है और राज्य जिलों में बंटे हुए हैं, उसी तरह यहाँ साम्राज्य था वो प्रांतों में बंटा था और प्रांत सूबों में बंटे थे। अब यहाँ सूबों की अगर हम बात करें तो अकबर के समय कुल 15 सूबे थे, और औरंगजेब के समय ये बढ़ करके औरंगजेब के समय ये बढ़ करके 21 हो गए थे। तो ध्यान में रखना है आपने कि औरंगजेब के समय मुगल जो साम्राज्य था वो कितने सूबों में बंटा हुआ था, 21 सूबों में बंटा हुआ था, और अकबर के समय ये 15 सूबों में बंटा हुआ था। इसके अलावा आता है इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जिले का जो प्रशासन होता था, जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो जिले का जो प्रशासन था वो निम्न अधिकारियों के द्वारा संभाला जाता था, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा इसमें फौजदार। ये जो फौजदार होता था वो जिले का अधिकारी होता था। इसके अलावा इसमें आ जाएगा अमल गुजार। इसके अलावा इसमें आ जाएगा अमल गुजार जो माल गुजारी का अधिकारी था, जो मालगुजारी का अधिकारी था। और एक आ जाएगा इसमें भित्ती किच्ची। ये जो भित्ती किच्ची था वो इसका सहायक होता था मालगुजारी के लिए। और इसके अलावा आ जाएगा इसमें शिकदार। इसके अलावा इसमें आ जाएगा शिकदार जो परगने का प्रमुख था। परगना सूबा जो होता था वो परगनों में बंटा होता था, जो शिकदार होता था वो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा इसके अंदर फौतदार आ जाएगा। फौतदार जो होता था वो खजांची का कार्य करता था, एक खजांची अधिकारी होता था। और एक आमिल होता था, और एक आमिल होता था जो मुंसिफ का कार्य करता था, जो मुंसिफ का कार्य करता था। ये सारी की सारी अभी हमने जो डिस्कस की थी वो क्या थी, एक मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके अलावा मुगल साम्राज्य के अंदर जो सेना थी, जो सेना थी वो मनसबदारी पर आधारित थी। वो मनसबदारी पर आधारित थी। ये जो मनसबदारी थी इसकी जो शुरुआत थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। मनसबदारी की जो शुरुआत थी मुगल काल में वो सम्राट अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, जो दो भागों में बंटी हुई थी, पहली जात और दूसरी स्वार। ये दो भाग हो गए मनसबदारी की, पहली जात होगी और दूसरी स्वार होगी। यहाँ हमारा जो मुगल कालीन भारत था 1526 से लेकर के 1758 तक, सॉरी 1858 तक, ये जो मुगल कालीन भारत था यहाँ कंप्लीट हो चुका है आपके सिलेबस के अनुसार। वैसे अगर देखा जाए तो मुगल कालीन भारत बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। ये वो टॉपिक है राजस्थान बोर्ड का जो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ 10वीं लेवल की बात नहीं करता, मैं यहाँ से थोड़ा हाई लेवल की अगर हम बात करूँ कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप इंडिया लेवल का, उसके अंदर मुगल काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम करेंगे राजपुताना। राजपुताना का मतलब कुछ राजपूत राजा। कल हम क्या करेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, कुछ राजपूत शासक कि उन्होंने किस प्रकार मुगलों के साथ संघर्ष किया था। तो जिसने भी हमारे लास्ट के जो वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली क्लासों के वीडियो नहीं देखे हैं, हमारा ये जो चैप्टर की अगर बात करें वो सेकंड चैप्टर चल रहा है। कुल क्लासों की अगर बात करें तो ये 18वीं क्लास है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि पिछली जो 17 क्लासें जिन्होंने वॉच नहीं की हैं प्लीज़ वो उन्हें अच्छे से जरूर वॉच करें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।